अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। अगर आपने बैंक में एफडी की है तो इसका ब्याज आपके बैंक अकाउंट में आता होगा। या किसी भी और तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, चाहे वो शेयर का डिविडेंड हो या कमीशन की इनकम या फिर सैलरी, आपकी इस इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। आपके भी दिमाग में आता होगा कि आखिर ये टीडीएस है क्या और क्यों टीडीएस काटा जाता है। कई बार तो लोगों का टीडीएस कट भी जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका पैसा क्यों कटा है और इस पैसे को वापस भी लिया जा सकता है। आज हम टीडीएस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टीडीएस के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के हर इंसान को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। हम इस चैनल पर पैसा सेव करने से लेकर उसे ग्रो करने तक हर पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फाइनेंस के बारे में बेसिक बातें भी पता नहीं होती। आज हम जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, कब आपका टीडीएस कटता है और कितना टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस के अलग अलग रेट क्या हैं, अगर आपका टीडीएस काट दिया गया है तो टीडीएस को कैसे रिफंड लिया जाता है, और अगर आप नहीं चाहते कि आपका टीडीएस कटे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी वो टैक्स जो सोर्स पर ही काट लिया गया है। जब कोई आपको सैलरी, ब्याज, डिविडेंड या किसी भी और तरह से पैसा देता है तो वो आपको देने वाले पैसे में से टीडीएस काट कर सरकार को दे देता है और आपको कम पैसा देता है। जैसे मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो आपकी कंपनी इस 50,000 में से टीडीएस का पैसा काट लेगी और इस टीडीएस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देगी। टीडीएस काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपको पे किया जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट कटेगा इसे हम आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि मेहनत आप कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपकी सैलरी में से पैसा काट कर सरकार को क्यों दे रही है। आखिर टीडीएस काटा क्यों जाता है। कुछ साल पहले तक टैक्स भरने की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती थी जिसके पास पैसा आ रहा है। जैसे कोई सैलरी से पैसा कमा रहा है तो उसे खुद ही सरकार को बताना था कि मैं इतना पैसा सैलरी से कमा रहा हूँ। लेकिन सभी लोग इतने ईमानदार नहीं होते। लोग पैसा तो कमा रहे थे लेकिन वो सरकार को नहीं बता रहे थे कि हमने कितना पैसा कमाया है। लोग कई बार टैक्स ही नहीं भरते थे और सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पता चल सके कि किसने कितना पैसा कमाया है। ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए लोग टैक्स की चोरी किया करते थे। सरकार की मजबूरी ये थी कि हर इंसान की इनकम को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होने से सरकार के पास हमारे हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तो रहता है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो इनकम है, गिफ्ट है या लोन है। सरकार को कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे उसे पता चल सके कि कौन कितना पैसा कमा रहा है और जो पैसा उसने कमाया है वो सैलरी से है, ब्याज से है या किस सोर्स से है, जिससे वो इस टैक्स की चोरी को रोक सके। इस वजह से सरकार टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाई, जिसमें सरकार ने टैक्स काटने की जिम्मेदारी जो पैसा दे रहा है उसे दे दी। जैसे अगर आपकी कंपनी आपको 50,000 रुपए हर महीना सैलरी दे रही है या कोई बैंक आपको 1 लाख का ब्याज दे रहा है तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी सैलरी में से टीडीएस काट कर सरकार के पास जमा करे और ये भी बताए कि ये पैसा सैलरी है, ब्याज है या डिविडेंड है, क्योंकि अलग अलग तरह की इनकम पर टीडीएस का परसेंटेज भी अलग अलग है, जिसे हम आगे जानेंगे कि किस तरह की इनकम में कितना टीडीएस लगता है। और अगर आपको पैसा देने वाले ने आपका टीडीएस नहीं काटा तो सरकार उसी के ऊपर पेनल्टी लगा देगी। अगर आपके एम्प्लॉयर या बैंक ने टीडीएस काटने में 1 दिन भी लेट किया तो उसको उस 1 दिन की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। चाहे आपको आपकी सैलरी 1 महीना लेट मिले, लेकिन आपका टीडीएस टाइम पर कटना चाहिए। अब ऐसे में आपकी कंपनी या बैंक या जो आपको पैसा दे रहा है वो क्यों अपने ऊपर मुसीबत मोल लेगा। इसीलिए आपको जो पैसा मिलता है उस पर टीडीएस काट लिया जाता है। जैसे अगर आपने बैंक में 10 लाख की एफडी की 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो 1 साल बाद मैच्योर होनी है, तो 1 साल बाद आपको ब्याज मिलना चाहिए था 70,000 रुपए। टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने से पहले आपको मैच्योरिटी पर पूरे 10,70,000 रुपए दे दिए जाते थे और इस 70,000 रुपए के ब्याज पर आपकी जिम्मेदारी होती थी टैक्स भरने की। लेकिन टीडीएस आने के बाद अब बैंक की जिम्मेदारी है आपके ब्याज में से 10% का टीडीएस काटने की। तो अब बैंक आपको 70,000 रुपए का ब्याज नहीं देगी। आपने जो 70,000 का ब्याज कमाया है इसका 10% मतलब 7,000 रुपए बैंक पहले इस 7,000 रुपए का टीडीएस
सरकार को देगी और आपको बचे हुए 63,000 रुपए का ही ब्याज देगी। ऐसे ही आप जो सैलरी कमाएंगे उसके ऊपर भी आपकी कंपनी टीडीएस काटेगी और सरकार को दे देगी और आपको बचा हुआ पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये टीडीएस का पैसा क्या हमें वापस मिल सकता है, और मिल सकता है तो कैसे, इसे हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं कि टीडीएस किन चीजों पर कटता है। टीडीएस हर तरह की इनकम पर काटा जाता है। आप हर कैटेगरी के टीडीएस रेट गूगल में चेक कर सकते हो। यहाँ कुछ मेन सोर्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर टीडीएस काटा जाता है। अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो आपका एम्प्लॉयर आपकी इनकम के हिसाब से आप जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हो उसके हिसाब से आपका हर महीने का टीडीएस काट लेता है। सैलरी के केस में टीडीएस के लिए कोई फिक्स परसेंट नहीं है। अगर आपने बैंक में कोई एफडी की है जिसमें आपने एक साल के अंदर 50,000 रुपए से कम ब्याज कमाया है तो इस पर कोई टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन अगर आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा बन रहा है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा, यानी आपको सिर्फ 45,000 रुपए ही मिलेंगे और सरकार के पास जाएंगे 5,000 रुपए। और अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दिया है तो आपका 10% की जगह 20% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम ओपन की है जिसमें आपको हर महीने 11,000 रुपए मिल रहे हैं तो पहले 4 महीने तो आपको हर महीने पूरे 11,000 रुपए मिलेंगे और इन 4 महीनों में आपको 44,000 रुपए का ब्याज मिल चुका होगा। अब अगले महीने आपको 11,000 रुपए का ब्याज और मिलना था, लेकिन अब आप 50,000 की लिमिट में आ जाओगे तो 5वें महीने आपको 11,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 55,000 का 10% मतलब 5,500 रुपए टीडीएस के काट कर सरकार को दे दिए जाएंगे और आपको सिर्फ 5,500 रुपए ही मिलेंगे। और ऐसे ही छठे महीने भी आपको 11,000 रुपए मिलने थे, लेकिन इस 11,000 का 10% मतलब 1,100 रुपए टीडीएस का काट लिया जाएगा और आपको मिलेंगे सिर्फ 9,900 रुपए। लेकिन अगर आपने एक एफडी की एक बैंक में और दूसरी एफडी की दूसरे बैंक में तो एक बैंक को दूसरे बैंक के ब्याज के बारे में नहीं पता कि दूसरे बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया है, तो ऐसे में कोई भी बैंक सिर्फ अपने 50,000 की लिमिट को देखेगा। मान लो एसबीआई में आपने 40,000 रुपए ब्याज से कमाए और बीओबी से भी आपने ब्याज में 30,000 रुपए कमाए। अब आपने ब्याज में तो टोटल 70,000 रुपए कमा लिए, लेकिन ये बात दोनों ही बैंक को नहीं पता। दोनों ही बैंक ने आपको 50,000 रुपए से कम ब्याज दिया है, इसलिए आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब आपको आईटीआर फाइल करते समय इस ब्याज पर खुद ही टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल के केस में एफडी के 50,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 1 लाख की है। पिछले साल तक ये लिमिट इंडिविजुअल के केस में 40,000 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए की थी। अगर आपको आपका किराएदार एक फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख से ज्यादा का किराया देता है तो उस पर भी आपके किराएदार को टीडीएस काटना पड़ेगा। पिछले साल तक ये लिमिट 2,40,000 रुपए की थी। रेंट के केस में भी 10% का टीडीएस काटा जाता है। कमीशन और प्रोफेशनल फीस के केस में 20,000 से ज्यादा के अमाउंट पर 10% का टीडीएस काटा जाता है। लॉटरी या गेमिंग से अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा कमाते हो तो इस पर आपका 30% टीडीएस काटा जाता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आप लॉटरी या गेमिंग में अपना पैसा लगाएं, इसीलिए उसने लॉटरी और गेमिंग में ये परसेंटेज ज्यादा रखा हुआ है। डिविडेंड इनकम अगर 10,000 से ज्यादा है तो इस पर भी 10% का टीडीएस काटा जाएगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए की थी, लेकिन आपने 1 लाख रुपए का डिविडेंड कमाया अलग अलग शेयर से। किसी कंपनी ने आपको 1,000 रुपए का डिविडेंड दिया, किसी ने 500 रुपए का, किसी ने 9,000 रुपए का, लेकिन किसी भी कंपनी ने आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया। अब आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड तो कमाया है, लेकिन किसी भी एक कंपनी ने आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया है, तो ऐसे केस में भी आपके डिविडेंड पर टैक्स नहीं कटा होगा। 2020 से पहले आपको जो भी डिविडेंड मिलता था उसमें पहले ही टैक्स कट चुका होता था, लेकिन अब जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसे ही डिविडेंड पर अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आपका किसने कितना टीडीएस काटा ये कैसे पता चलेगा? अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपका एम्प्लॉयर जो टीडीएस काटेगा उसे फॉर्म 16 में शो करेगा। आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की है। लेकिन सैलरी के अलावा भी अगर आपने किसी और सोर्स से पैसा कमाया है और उसमें आपका टीडीएस काटा गया है तो उसे फॉर्म 16A में दिखाया जाएगा। जैसे बैंक आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काट कर सरकार को जमा कर रहा है तो आप बैंक से फॉर्म 16A मांग सकते हैं। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का डाटा फॉर्म 26AS में दिखाया जाता है। फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS इन तीनों को ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अलग अलग सोर्स से जितना भी टीडीएस कटा होगा वो सभी फॉर्म 26AS में शो किया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सैलरी में टीडीएस कटा है तो आप इसे फॉर्म 16 में देख सकते हैं। सैलरी के अलावा किसी और सोर्स पर टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16A में देखा जा सकता है और फॉर्म 26AS में इन दोनों का ही डाटा आ जाएगा। जब आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16AS मिलता है तो आपने इसे फॉर्म 26AS के साथ टैली भी कर लेना चाहिए। अब जानते हैं कि टीडीएस कटने के बाद इसे
इसे रिफंड कैसे लिया जाता है। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप इस टीडीएस को वापस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप गवर्नमेंट को बताते हो कि मुझे सैलरी से कितनी इनकम हुई है, मुझे रेंट से कितना पैसा मिला है, मैंने ब्याज से कितना पैसा कमाया है। अब आपकी टोटल इनकम के हिसाब से आप जिस भी टैक्स स्लैब में आओगे आपका उस हिसाब से टैक्स कटेगा। मान लो आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए सैलरी से कमाए, 2 लाख रुपए का आपने बैंक एफडी में ब्याज भी कमाया और 1 लाख रुपए आपके पास किराए से भी आए। आपकी टोटल इनकम हुई 8 लाख रुपए। अब न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से सैलरीड पर्सन को 12,75,000 रुपए तक जीरो टैक्स देना है। आपकी इनकम तो 8 लाख ही है तो आपने सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपने जो बैंक में एफडी की थी उसमें आपका 2 लाख रुपए ब्याज बना था। बैंक को ये नहीं पता कि आपकी टोटल इनकम 12,75,000 रुपए से कम है और सभी बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि जो भी 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज कमाएगा उस पर 10% का टीडीएस काटना है। तो बैंक ने आपके 2 लाख रुपए के ब्याज पर 10% मतलब 20,000 रुपए का टीडीएस काटा होगा और आपके अकाउंट में सिर्फ 1,80,000 रुपए ही आए होंगे। आपकी इनकम के हिसाब से आपने तो सरकार को जीरो टैक्स देना है, लेकिन बैंक ने 20,000 रुपए का टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को दे दिया है। अब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपके 20,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ब्याज को मिलाकर आपकी टैक्सेबल इनकम 12,75,000 रुपए से ज्यादा है तब क्या होगा। मान लो आप 2 लाख रुपए ब्याज से कमा रहे हैं और 13 लाख रुपए आपकी सैलरी से आ रहा है तो आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए हो गई और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 12 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स बनता है 1,05,000 रुपए का। लेकिन 20,000 रुपए का टीडीएस आपका पहले ही बैंक ने काटा है तो अब आपको सिर्फ 85,000 रुपए का ही टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 की बन रही है और आपका टीडीएस 20,000 रुपए का कटा है तो आपको बचे हुए 10,000 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपने आईटीआर फाइल करते समय अपनी सभी तरह की इनकम को शो करना है। पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा या आपको कितना पैसा रिफंड मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप टीडीएस कैसे बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की इनकम इतनी होती ही नहीं कि उनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बने। जैसे अगर किसी ने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए ही कमाए और उसने पोस्ट ऑफिस या बैंक में किसी ऐसी स्कीम में पैसा डाला है जिसमें उसे 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज मिला है। अब इस 50,000 रुपए को मिलाने के बाद भी उसने टोटल जो पैसा कमाया है वो 12 लाख रुपए से कम है तो ऐसे केस में तो उसको जीरो टैक्स देना है। लेकिन उसने ब्याज कमाया है 50,000 रुपए से ज्यादा का तो उसका इस 50,000 के ब्याज पर टीडीएस भी कटा होगा। अब ऐसे केस में बहुत से लोगों को टीडीएस के बारे में पता ही नहीं होता कि इसे रिफंड कैसे लेना है, या जिसे पता भी होता है उसे सिर्फ टीडीएस रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अब इस झमेले से बचने के लिए आप बैंक में फॉर्म 15G जमा कर सकते हो जिसमें आप बैंक को बताते हो कि आपकी टोटल इनकम इतनी है ही नहीं कि आपको टैक्स देना पड़े, इसलिए आपका टीडीएस न काटा जाए। जब आप फॉर्म 15G भरकर बैंक में जमा करोगे तो आपकी 50,000 रुपए से ज्यादा के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा और आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में फॉर्म 15G की जगह पर फॉर्म 15H जमा करना होता है। तो अब आपको टीडीएस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका जीरो टैक्स बनता है तो आप बैंक में फॉर्म 15G या 15H जमा कर सकते हैं। बैंक आपकी एफडी के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। और अगर आप बैंक में एफडी करते हैं लेकिन कभी आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको एफडी तोड़नी पड़ती है। अब समय से पहले एफडी तोड़ने पर बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। अगर आप कोई ऐसा तरीका जानना चाहते हैं कि आप जब चाहो एफडी से पैसा निकाल लो और आपको पेनल्टी भी ना देनी पड़े तो आप एफडी करने की इस निंजा टेक्निक को देख सकते हैं। इसके बारे में आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया है। और अगर सभी लोग एक साथ बैंक में पैसा मांगने चले जाएं तो क्या बैंक हमें हमारा पैसा दे पाएगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।